हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी को डेली बेसिस पर इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2 क्लास जीके जीएस की मिलती है। एक क्लास जो है दोस्तों आप सभी को 2 PM पर मिलती है, जो मैं कराता हूं प्रैक्टिस सेट, और एक क्लास आप सभी को 4 PM पर मिलती है। कब मिलती है? 4 PM पर, जो शिवानी मैम कराती हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर टिपिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा 5 क्वेश्चन मैंने हर सब्जेक्ट से लिया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे इसमें क्या बताया गया है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इस सभा का उद्देश्य जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना था। आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब और कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगर बात कर ले संविधान के पहली सभा हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब बात कर लें इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नीचे आप सभी को लिखा हुआ मिलेगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी आप याद रखिएगा। क्यों इन्हें चुना गया था? तो क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें सबसे बुजुर्ग ये थे, इसलिए इन्हें चुना गया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगर अस्थायी पूछेगा तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टिक करेंगे, अगर अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप टिक करेंगे। संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। BR अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब संविधान मसौदा समिति बोल लें या प्रारूप समिति बोल लें, एक ही है, का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का कार्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। इसी दिन को यह भी कहा जाता है संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज आप सभी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें करा रहा हूँ। जैसे मैंने आज संविधान सभा चुना, उसके बाद कल मैं मौलिक अधिकार चुनूंगा, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से मैं चैप्टर वाइज आप सभी को क्वेश्चन कराऊंगा। इसी क्वेश्चन के तहत आप सभी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जिन भाइयों बहनों ने भी नहीं पढ़ा है उनका भी यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि विस्तार से मैं बता रहा हूँ। इसे बस वो नोट करते रहें और याद करते रहें, इससे काम चल जाएगा। जीके जीएस इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अब जियोग्राफी का है। आज मैंने इंडियन रिवर लिया है। क्या? इंडियन रिवर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है इंडियन रिवर वहाँ से 5 क्वेश्चन उठाए हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले यही पूछा जाएगा। तो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। ये तो सबको पता है, लेकिन गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है, किस डेल्टा का निर्माण करती है, इसे किस राज्य में क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है। वो भी आप सभी का आप भी क्लियर हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री जो ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से निकलती है। और कहाँ कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उससे पहले यह क्या करती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखते हैं, डेल्टा बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, जो है गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? जो नर्मदा नदी है यह किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम बहती है। बाकी पश्चिम से सब पूर्व बहती है, लेकिन यह पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा नदी एक पश्चिम बहाव वाली नदी है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या कौन सा है? तो अमरकंटक जो है यह है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। अभी आपसे को बता दें, RPF SI का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था ये कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र के त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी चंबल होगी, गोमती होगी, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, कोसी हो गई, फिर गंडक हो गई, यमुना हो गई, ये सब क्या है? ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि यमुना, गोमती, चंबल गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की 5 क्वेश्चन आ गए हैं। आपसे की पॉलिटी और जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन हो गए। अब इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बायो से 5 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, उसे भी आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रा की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या निर्यात में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है। वस्तुओं की कीमत में जो है वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रास्फीति के समय जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? घटती है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा बदला जा सकता है? भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो राइट आंसर क्या है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा बदला जा सकता है। 1 जनवरी जो है 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, जो नीति निर्माण और विकास कार्यों में राज्यों के साथ सहयोग करता है। क्या है? अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को। अगर बात कर लें कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 को हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। आरबीआई बैंक का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना, बजट बनाना, आयकर वसूलना या विदेशी व्यापार का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या है? मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना जो है आरबीआई का मुख्य कार्य है। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है जो देश में मौद्रिक नीति, बैंकिंग नियमन और मुद्रा सृजन का कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करना ही क्या है? जीडीपी है। आगे देखते हैं। जीडीपी किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने का मुख्य संदेशक होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सभी को पता ही है। तो इनकम टैक्स जो है यह प्रत्यक्ष कर है। कौन सा? इनकम टैक्स जो है ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, जो है एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्ति या संस्था सीधे सरकार को चुकाते हैं, जैसे कि आयकर। जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, किडनी, जिसे ब्रिक कहते हैं, यहाँ पर होता है। अगर बात करें कि यहाँ पर रक्त के शुद्धिकरण की बात हो रहा है, ना कि पंपिंग की। जो हृदय हमारा है, हृदय क्या करता है? ये हमारे ब्लड को जो है पंप करता है और हमारे सभी नसों में भेजता है। लेकिन अगर बात करें कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी करता है। वृक्क रक्त से विषैले पदार्थ जैसे टॉक्सिन होता है और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। यह शरीर के अपशिष्ट निवारण और जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है? लाल रक्त कणिकाओं आरसीबी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यह रक्त को लाल रंग भी देता है। यहाँ एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, पौधों में भोजन संचित करने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? पौधों में भोजन संचित करने वाला जो प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है वह कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या सेलुलोज है? तो राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन हमारा ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। स्टार्च पौधों का मुख्य ऊर्जा भंडार स्रोत होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप याद रखिएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने और चयापचय को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। कितनी है? 206 है। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जन्म के शिशु
जन्म के समय शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो समय के साथ साथ मिलकर 206 बन जाती हैं। भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितना फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। कितने दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। और आप सभी को बता दें फ्रेंड कि अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। कौन कौन से वो 6 मौलिक अधिकार हैं वो भी देखते हैं। पहले बात कर लें कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मतलब जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, हटा दिया गया है। वर्तमान में अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, वह किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया था? तो अनुच्छेद 31 में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम स्वतंत्र हैं, इसका अधिकार है। 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में जो है गिरफ्तारी से संबंधित, 20 में अपराध सिद्धि पे जो अधिकार स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे उस अपराध का एक ही बार सजा मिलेगी, अगर और अपराधी जो है उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि खुद के खिलाफ वो गवाही दे। ये सब जो है अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं तीसरा जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन 23 से 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में जो बताया गया है कि जबरन आप मजदूरी नहीं करा सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप कार्य नहीं कराएंगे। उसके बाद दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हमारा है 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 में। और हमारा लास्ट जो है छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उप विचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो अगर बात कर लें कि मौलिक अधिकार को हमारे भारतीय संविधान में किस देश से जोड़ा गया, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो यूएसए से जोड़ा गया था, ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो भारतीय राष्ट्रपति होते हैं उन्हें हटाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 61 का। अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन किया गया है? तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। और 360 में जो है वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो बता मैंने लिखा भी है, राष्ट्रपति को हटाने मतलब महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल जिसे कहते हैं में कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे? आपसे से पूछा जा रहा है जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो अगर बात कर ले कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और आप सभी को बता दें कि हमारी प्रस्तावना जो है इसमें केवल आज तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो भी एक ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, बस इसके बाद नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज में समान आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मतलब समाजवादी शब्द जोड़ा गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और सभी धर्म को समान मतलब मान्यता देगी। उसके बाद अखंडता इसमें जोड़ा गया, भारत की एकता और संप्रभुता को
बनाए रखने के लिए इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये आप याद रखिएगा, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। आगे देखते हैं, भारतीय संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? भारतीय संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है। अगर बात कर लें कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगर बात करें संसद का वर्णन 79 में किया गया है, अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, इसमें इन सब का वर्णन किया गया है। ये संसद का वर्णन है, इसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है और इसमें लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति मतलब हटते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। यह कभी भंग नहीं होता है। पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देती है? 356, 352, 360 या फिर 368? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। यह तब लगाया जाता है जब मतलब यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात आखिर कब कब लगता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, जो है पहली पॉइंट जो है भारत की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण से खतरा हो तब लगता है। दूसरी जो है देश में आंतरिक विद्रोह हो तब यह राष्ट्रीय आपात लगता है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं जियोग्राफी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या में सबसे आगे जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे आगे है। लेकिन अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर अगर बात कर लें तो प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल जो है 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के लगभग 30% भाग को कवर करता है। कितने? 30%। आगे देखते हैं, ग्रीनविच रेखा किससे संबंधित है? जो ग्रीनविच रेखा है ये किससे संबंधित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? समय मापन से। किससे? समय मापन से यह संबंधित है। ग्रीनविच रेखा को प्रधान मध्याह्न भी कहा जाता है। यह 0 अंश देशांतर रेखा है जिससे अंतरराष्ट्रीय समय की गणना की जाती है। नेक्स्ट, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, गोदावरी नदी को। किसे? गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में और देखते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। कहाँ से? यह भी पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना से हो गया, आंध्र प्रदेश से हो गया, छत्तीसगढ़ से हो गया और उड़ीसा से होकर बहती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये इसके बारे में दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पर जाकर गिरती है, इसकी लंबाई कितनी है, किस राज्य में सबसे अधिक बहती है, ये सब पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा तो वह भी वीडियो आप देख लीजिएगा।
आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि इस चैनल पर आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर डेली बेसिस पर आप सभी को जीके जीएस की 2 क्लास मिलती है। कितनी क्लास मिलती है? 2 क्लास। पहली क्लास जो है 2 बजे पर आप सभी को मिलेगी, कब? 2 PM पर मिलेगी, और दूसरी क्लास जो है 4 PM पर मिलेगी। जो 2 PM है इसमें मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और जो 4 PM है इस पर जो है शिवानी मैम आप सभी को जीके जीएस की क्लास कराएंगी। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टिपिएगा। जीके जीएस कवर कराने के बाद फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी की जो साइंस से क्वेश्चन बनते हैं उसे भी आप सभी को कवर कराया जाए। तो साइंस का मैं सोच रहा हूँ चैप्टर वाइज आप सभी को पहले थ्योरी पढ़ाई जाए, उसके बाद आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाए। आप सभी का विचार क्या है यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी की सहमति होगी तो मैं साइंस की क्लास जरूर लाऊंगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वह किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। किस देश में? नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर। अगर बात कर लें कि फुट में तो 29 कितनी है? 29,032 फीट है। यह नेपाल और चीन के तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगर बात कर लें इसके बाद कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो K2 जो है माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, अब आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 5 पॉलिटी के और 5 जियोग्राफी के। अब 5 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें मतलब एवरेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, 1950 में। कब किया गया था? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को बनाना था। 2015 में इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। कब बदला गया? 2015 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि योजना आयोग की स्थापना जो 1950 में की गई उसे नीति आयोग में कब बदला गया? तो 2015 में। कब बदला गया? 2015 में। मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन सा तरीका अपनाता है? मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन सा तरीका अपनाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, मौद्रिक नीति। कौन सी अपनाता है? मौद्रिक नीति अपनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसके तहत जो है रेपो रेट, रिजर्व रेट, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहते हैं, और वैधानिक तरलता अनुपात जैसी नीतियों का उपयोग करता है। अब आप सभी को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आप सभी को समझ में जरूर आएगा। आगे देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके लिए जो है तय किया जाता है? भारत में जो MSP है किसके लिए तय किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है कि किसानों की फसलों की कीमत के लिए। इसमें सरकार जो है यह गारंटी देती है कि किसान जो है वो खेती करेंगे तो उनकी जितनी लागत होगी उससे कुछ बढ़ा मतलब और आगे पैसा देकर सरकार उनके अनाजों को खरीदेगी। चाहे बाजार में जो भी भाव चल रहा है उससे सरकार को मतलब नहीं है। किसान के मूल्य से अधिक मूल्य पर जो है उनकी फसलों को खरीदेगी। यह इसका वर्णन जो किया गया है MSP में किया गया है, लेकिन यह संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे हटाना चाह रहे थे। तभी पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया था, काफ़ी दिनों तक आंदोलन चला था। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए चल रहा था। आगे देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों में उनकी उपज खरीदती है या किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए तय किया जाता है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर क्या है? 1935 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया। यह भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और मुद्रा का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किसके कारण संभव हुई? भारत में हरित क्रांति किसके कारण संभव हुई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। हाई यील्ड वेराइटी बीजों और तकनीकी सुधार के कारण संभव हुई है। भारत में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन बढ़ाना था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके तहत जो है HYB बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे गेहूं और चावल को बढ़ावा देना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति के दौरान किन फसलों पर मुख्य फोकस किया गया था, किसे ज़्यादा बढ़ावा देना था? तो गेहूं और चावल को। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप सभी के जो है आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनते ही हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ही 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। 1857 की क्रांति या विद्रोह बोल दें, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका मुख्य तत्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। यह हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था, जिससे यह विद्रोह भड़क उठा। अगर बात कर लें कि यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि 1857 क्रांति में जो है कि किस स्थान से कौन नेतृत्व कर रहा था? अगर बात करें लखनऊ से कौन कर रहा था? हजरत महल बेगम जो थी वो लखनऊ से कर रही थी। बात कर लें झांसी से कौन कर रहा था? तो झांसी से कर रही थी लक्ष्मीबाई। अगर और बात करें कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से जो है नाना साहब कर रहे थे। ग्वालियर से जो है कौन कर रहे थे? ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? A.O. होम जो थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को A.O. होम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का भारत में जो है पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में, खेड़ा में, बारदोली में या डांडी में? तो राइट आंसर क्या है? चंपारण में हुआ था। इन्होंने तीन कटिया जो कानून था उसके खिलाफ इन्होंने किसानों के हित में ही सबसे पहला आंदोलन जो किया था चंपारण में किया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। यह आंदोलन नील किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, जिन्हें जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था। नेक्स्ट, भारत में अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? भारत में अशोक का शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ब्राह्मणी लिपि में। किस में किया गया है? ब्राह्मणी लिपि में किया गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। इन अभिलेखों में अशोक के धर्म और नीतियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। मोहम्मद गौरी ने। आपसे सोच रहेंगे बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, न कि शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने ही शुरुआत कर दी थी। आगे देखते हैं। भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की नींव जो है मोहम्मद गौरी ने रखी थी। 1192 ईस्वी में उन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध जीता और
दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना और गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर बात कर लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं साइंस के 5 क्वेश्चन है जो फिजिक्स से मैंने लिए हैं। पहले फिजिक्स कराएंगे, फिर आप सभी की बायो कराएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री कराएंगे। आप सभी की जो तीनों सब्जेक्ट हैं साइंस के वो कवर कराए जाएंगे इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगर आप सभी कहेंगे तो आप सभी के लिए थ्योरी की क्लास भी लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु जब तक स्थिर है या समान गति कर रही है चलती रहेगी, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है जब कोई न्यूटन की प्रथम जो नियम है, जब कोई वस्तु चल रही है या फिर स्थिर है वह तब तक अपने स्थान पर बनी रहेगी जब तक उस पर क्या ना हो, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ फिर से एक बार देख लें, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु जब तक स्थिर या समान गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लो यह गेंद है, क्या है, गेंद है, यह तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगेगा। अगर बाह्य फोर्स लग जाएगा तो ये असमान गति से आगे जाती रहेगी, तब तक जाती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल आगे से नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यह कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या समान गति को बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना प्रयोग करे। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या है? दूरी की। किसकी है? दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक खगोलीय इकाई है। यह वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात मतलब वैक्यूम में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। द्रव्यमान और भार में, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है। भार क्या है? एक बल है, बल्कि और द्रव्यमान जो है एक पदार्थ की मात्रा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। अगर बात कर लें राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आप राजस्थान टिक करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसे हिंदी में भूपरपट्टी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्रस्ट के बाद मेंटल है, फिर निप है, ये भी आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह ठोस और पतली परत होती है जिसका औसत मोटाई महाद्वीपों में 35 से 40 किलोमीटर और महासागरों में जो है 5 से 10 किलोमीटर होती है। ये आपसे से पूछा जा सकता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की औसत मोटाई जो है महाद्वीपों में कितनी होती है? तो 35 से 40 होती है। और महासागरों में कितनी होती है? तो 5 से 10 किलोमीटर होती है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। कौन है? गंगा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर बात कर लें कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है जिसे बड़ी कहते हैं, वो कौन सी है? तो वो घाघरा नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास मैदान
किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या है? अफ्रीका में सवाना घास मैदान स्थित है। सवाना घास मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका में स्थित है। यह उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ शेर, हाथी, ज़ेब्रा जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये जो है यहाँ से कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप आंसर क्या देंगे? मध्य प्रदेश। और कब सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने क्या किया है, 5 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से, 5 जो है हिस्ट्री से, 5 एशियंट हिस्ट्री से, 5 मेडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद 5 इकोनॉमिक्स से, उसके बाद जो अगर बात कर लें 5 साइंस से। इस प्रकार से मैंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन 5-5 लिए हैं। पहले दोस्तों मैं जो ये साइंस का क्वेश्चन है पहले बायो का लूँगा, फिर उसके बायो ख़त्म करने के बाद हर चैप्टर से फिजिक्स पर आ जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री। इस प्रकार आप सभी के चैप्टर वाइज, मतलब एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप सभी का रिवीजन कराया जाएगा। अगर आप सभी आप प्रैक्टिस सेट पूरा ले लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में अच्छा स्कोर होने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसा आप सभी को ने देखा कि जियोग्राफी के हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स की जो 5 क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लें। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से ली गई? भारत में जो है आर्थिक नियोजन की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, रूस, जिसे सोवियत संघ कहते थे, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से ली गई है। इसके बारे में और देखते हैं, भारत ने अपना पहला पंचवर्षीय योजना जो है मॉडल सोवियत संघ, जिसे USSR कहते थे, से प्रेरित होकर अपनाया था। सोवियत संघ की केंद्रीय योजना प्रणाली को देखकर भारत में भी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अगर बात कर लें प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी, तो 1951 से लेकर, कब? 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। इसमें भाखड़ा नागर बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया, ऐसा दामोदर बांध बनाया गया, ये सब बांध इसमें बनाए गए थे। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे ब्रिटिश सरकार के तहत RBI एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि RBI बैंक का एक मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप आंसर क्या देंगे? तो 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा कि RBI एक्ट कब आया था? तो RBI एक्ट जो है 1934 में आया था। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे CPI कहते हैं, ये भी आप याद रखिए, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? चलिए नीचे देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, को मापने के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह आम
जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। पहले थोक मूल्य सूचकांक प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सीपीआई, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, अधिक सटीक माना जाता है। अब इसका प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर? तो पहले किसी थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर अब जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आप सभी को बता दें कि अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, किस लिए हरित क्रांति लाई गई थी। ये आपसे इसे वही पूछा गया था आरपीएफ एसआई के पेपर में। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो है गेहूँ चावल को मतलब मेन फोकस गेहूँ चावल पर किया गया था बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन में बढ़ाना था। इसमें उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। भारत में इसे सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में अगर बात करें हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन को ही भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक राजस्व कर किस कर से प्राप्त होता है? तो भारत में अगर बात करें सबसे अधिक कर किससे प्राप्त होता है, तो जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, इससे भारत में सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। भारत में सरकार को सबसे अधिक राजस्व वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से प्राप्त होता है। 2017 में जीएसटी लागू हुई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी लागू कब हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर बन गया। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकतम कर संग्रह प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलता है। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को टिप दें। इस प्रकार का वीडियो मैं डेली बेसिस पर आप सभी को देता रहूँगा, जिससे आप सभी की तैयारी जो है बेहतर बनती जाएगी। चलिए देखते हैं, अब जो हमारा जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स की 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं कि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कौन से हैं। पॉलिटी के पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेसिक से पहले आप सभी को बता दें, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पर ही जाएंगे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात यहाँ पर लागू होने की बात करिए, ना कि पारित होने की। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। या फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस दिन मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, तो 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधन के बाद जो है 12 अनुसूची हो गई हैं। अगर अनुच्छेद 395 है, AB को न ले जाए तो। और अगर बात करें भागों की संख्या अभी 22 ही है वर्तमान में। आगे देखते हैं, कहीं पर आप सभी को मिलेगा 25, लेकिन अभी 25 जो है मान्य नहीं है, आप 22 ही टिक करेंगे एग्जाम में। आगे देखते हैं,
राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जो राष्ट्रपति होता है, अगर उनको उनके पद से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की बात करें यह क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा चलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है? अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर वह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है 360 के तहत लगता है। महाभियोग आप सभी को पता ही होगा। और अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रीय पात का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची देती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में भाषा की सूची देती है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। आप 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया है। इसके बारे में और देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में यह संख्या 14 थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। लेकिन बाद में कितनी हो गई? 22 हो गई हैं। पहले कब कौन सी जुड़ी गई थी? सिंधी जुड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं। अब राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? जो हमारा राज्यसभा होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य जो हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्य चुने गए हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो 245 ही हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो प्राचीन इतिहास है उससे 5 क्वेश्चन जो लिए गए हैं उन्हें आप देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आप सभी के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जहां से आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतनी मेहनत पर तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनती ही है, इसलिए आप सभी एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास से जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहले 5 क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। अभी शुरुआती में आप रिलैक्स होकर थोड़ा थोड़ा पढ़ें। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर बात कर लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, पहले इसे ही जान लें। तो अगर बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, ये भी आप याद रखिएगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है जो आधुनिक भारत में स्थित है। यह 1990 में खोजा गया और यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली के उत्कृष्ट जो है प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो धोलावीरा है यहाँ पर जो है लकड़ियों की नालियाँ पाई गई थी और यह 3 भागों में विभाजित था, ना कि भारत ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर बात कर लें कि तो राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ये भी आप याद रखिएगा, ना कि जो है धोलावीरा है। अब आगे देखते हैं। महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था?
महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो राइट आंसर क्या है? मगध। मगध जो है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली जो है राज्य था। महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली था। इसके प्रसिद्ध शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने सैन्य और कूटनीतिक ताकत से राज्य का विस्तार किया था। अगर बात कर लें कि मगध में पहले हरिया कौन सा आया था, शिशुनाग वंश आया था, नंद वंश आया था, मौर्य वंश आया था, ये भी आप सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो थे इसमें दिया था। यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को शिक्षा दी थी, जिसमें आनंद भी स्थित था, आनंद भी शामिल था। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी का, ब्राह्मणी का, खरष्टी का या संस्कृत का? तो राइट आंसर क्या है? ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जो भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ शिलालेख खरष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। ऐसा है कि खरष्टी लिपि में नहीं लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर शिलालेखों पर जो है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसलिए अगर ऑप्शन में आप सभी को ब्राह्मणी लिपि मिलती है तो उसे आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है लगभग 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। को उनके सैन्य अभियानों और विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद परिस्थिति में उनके विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगर बात कर ले कि इन्हें जो समुद्रगुप्त हैं, इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप सभी की जो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं बायो से जो 5 क्वेश्चन लिए हैं उन्हें आप देख लें। इसके बाद आप सभी की क्लास समाप्त हो जाएगी। 5 क्वेश्चन ही है, इसे भी आप पूरा देखिएगा। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं जो 5 क्वेश्चन बचे हैं इन्हें भी आप सभी देख लें। विश्व का पहला टीका, जिसे वैक्सीन कहते हैं, किस बीमारी के लिए बनाया गया था? विश्व का पहला टीका किस बीमारी के लिए बनाया गया था? पोलियो, चेचक या फिर रेबीज या फिर टेटेनस? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, चेचक के लिए बनाया गया था। किसके लिए? चेचक के लिए बनाया गया था। दुनिया का पहला टीका जो है 1796 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के खिलाफ विकसित किया था। उन्होंने देखा कि गायों से जुड़े लोगों को चेचक कम होता है और इस आधार पर वैक्सीन तैयार की थी। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने किसके आधार पर चेचक वैक्सीन की तैयार की थी? तो गायों से जुड़े जो लोग थे उन्हें चेचक नहीं हो रहा था, तो उसके आधार पर उन्होंने सोचा और वैक्सीन को अपने तैयार किया था। आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो रक्त बहता है उसकी खोज किसने की थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, विलियम हार्वे ने। किसे? विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन किया था और बताया कि हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। जीवाणु सिद्धांत किसने विकसित किया था? जो जीवाणु सिद्धांत है इसे किसने विकसित किया था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने जीवाणु सिद्धांत दिया था। लुईस पास्चर ने यह सिद्ध किया कि बीमारियां जो हैं सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। उन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज भी की थी, जिससे दूध और अन्य खाद्य पदार्थ सुरक्षित बनाए जाते हैं। आगे, पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और किसने किया था?
पहला हृदय प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफ़र जो किया जाता है, एक हृदय मतलब दूसरे का हृदय दूसरे के शरीर में लगाया जाता है, वो आपसे इसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला हृदय प्रत्यारोपण कब और किसने किया था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्रिश्चियन बार्टनार्ड है जो, इन्होंने 1967 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये क्या है, तो 1928 में ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से खोज की गई पेनिसिलिन नामक फंगस बैक्टीरिया को मार सकता था। इस खोज में एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई और कई संक्रमणों का इलाज संभव हो पाया है। तो सबको पता ही नहीं रहता है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या है, यूनानी भाषा से। किससे लिया है, यूनानी भाषा से। अगर भूगोल को इंग्लिश में देखें क्या कहते हैं, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं, जियोग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है। जियो माने पृथ्वी होता है, जियो माने अर्थ होगा और ग्राफी माने स्टडी होता है। तो मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगर बात कर लें कि भूगोल के जनक कौन है, मतलब जियोग्राफी के जनक किसे कहते हैं, तो इराटोस्थनीज को। किसे, इराटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है। ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात कर लें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो होगा उत्तर पूर्व में। किस में है, उत्तर पूर्व में है। कैसे है उत्तर पूर्व में, ये भी आप सभी को चलिए बता देते हैं कैसे है। आप सभी को मान लो ये हमारा ग्लोब है। क्या है, हमारा ग्लोब है। ये हमारा 0 देशांतर रेखा हो गया और ये 0 अक्षांश रेखा हो गया। तो देशांतर रेखा की किस में है, देशांतर रेखा की ये पश्चिम में है। लेकिन अगर बात कर लें कि अक्षांश रेखा के, तो उत्तर में है। और यहाँ पर है तो उत्तर किस में है, उत्तर पूर्व में है। देशांतर रेखा के पूर्व में है और अक्षांश रेखा के उत्तर में है। तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर बात कर लें तो मालदीव है। कौन है, मालदीव है। अगर बात कर लें भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी मतलब सबसे अधिक स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर की इसके साथ सीमा लगती है, ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम सीमा कौन सी किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भारत की जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन है, नेपाल है, उसके बाद भूटान है, म्यांमार है। यहाँ पर आप बांग्लादेश देख सकते हैं। बांग्लादेश के बाद यहाँ पर आप पाकिस्तान देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को मालदीव दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर नीचे आप सभी को अगर जूम हटा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों के साथ गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं वो भी आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। उसके लिए आप सभी को ट्रिक याद ही होगी, गमचा झार मित्र पर। ये ट्रिक आप सभी को पता ही होगी, वो नहीं बता रहे हैं, बस 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप देख लें। तो अगर बात करें, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के आगे आप जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। जूम थोड़ा कम कर दें ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किस वंश को प्रीतिहंसा वंश के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में किस वंश को प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो हर्यक वंश जो है इसे जो है प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है।
किसे, हर्यक वंश को। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि मौर्य जो मगध है इसमें वंशों का क्रम कौन सा है, तो हर्यक वंश उसकी है, उसके बाद कौन से है, शिशुनाग है, फिर नंद वंश है, इसके बाद मौर्य वंश है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्यपाल की पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल की पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है इनकी पद के बारे में। 53 में बताया गया है इनके राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। 54 में इनकी शक्ति का वर्णन किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। 55 में इनकी नियुक्ति की बात की गई है जो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से जो है महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। यदि राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो राज्यसभा या लोकसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा के 2/3 सदस्य और लोकसभा के 2/3 सदस्य जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए वो स्वीकार करें, तभी इनको इनके पद से हटाया जाता है। अब बात कर लें कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाता है, तो उन्हें भी जो है उन्हें पहले जैसे अगर राष्ट्रपति की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो केवल राज्यसभा में ही इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसकी जानकारी जो है 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को दी जाती है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, ये आप याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से, लोथल से मिला है। लोथल में बंदरगाह का भी गोटीवाला जो पत्तन था उसका भी साक्ष्य मिला है, ये आप याद रखिएगा। धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा मात्र स्थान था जहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ पाई गई और ये 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भी साक्ष्य स्थल पाए गए वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, ये 3 भागों में विभाजित थे और यहाँ पर लकड़ियों की नालियाँ पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके लिए जानी जाती है, तो अपने किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। कौन सा, हड़प्पा। कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई। किस पशु के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर क्या है, शेर। शेर जो है इसके साथ नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो राइट आंसर क्या है, एनी बेसेंट। कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। अगर आपसे से यह पूछा जाए कि मतलब कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो भारतीय अगर बात करें जाए सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की एक विशेषता और है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं। महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष बने थे, तो ये केवल एक ही बार वो बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी, बाकी इसके बाद इन्होंने नहीं की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। लेकिन अगर बात कर लें मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे। ये प्रथम बैठक में, ये द्वितीय बैठक में बने थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, BN राव। और संविधान में जो है प्रस्तावना
उद्देश्य प्रस्ताव रखने का विचार किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। मान कब हुई? तो 22 जनवरी 1947 को यह मान हुई। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय संविधान की स्थापना जो थी वो संविधान सभा ने की थी। किसने की थी? संविधान सभा ने की थी, ना कि भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन स्थापना किसने की थी? संविधान सभा ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है? राजस्थान में जो हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू है। ये आप याद रखें। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड, ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो शिलांग जो मेघालय में स्थित है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। अगर बात कर लें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो वो भी पोर्ट विलियम पर स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर वो ऐसा पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मूल भूमि में स्थित कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ये आप याद करें। अगर बात कर लें कि यहाँ आप देख लें, सबसे उत्तर में अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी में अगर मूल भी भूमि में पूछा जाए तो कन्याकुमारी। अगर ऐसा ना पूछ के केवल यह पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? मतलब पूछा जा रहा है कि जैसे ये भारत है मान लो, तो ये आपका ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। तो यहाँ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितनी दूरी है भारत की, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है किससे है? तो आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट, अहमदाबाद शहर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर जो है किस नदी तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी तट पर स्थित है। किस पर? साबरमती नदी तट पर स्थित है। अगर बात कर ली साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए। किसके? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जो थे वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर थे। आगे देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, आपसे को बता दें ये क्वेश्चन आपसे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपसे कि अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? पेरिस।
आपसे को फ्रेंड बता दें कि आपसे के एग्जाम में जो है टफ भी पूछा जा रहा है और सरल भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपसे ये देखकर ना अनुमान लगाइए कि ये सरल है। तो आपसे के टफ भी आ रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो राइट आंसर क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। किसका है? भारतीय स्टेट बैंक का है। नेक्स्ट, पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। किसमें? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की है। किसकी है? न्यूजीलैंड की है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये शब्द किसके हैं? ये ऐसा पूछा गया था। तो किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसे संसद की जननी कहा जाता है? किसे संसद की जननी कहा जाता है? भारतीय संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को। किसे? ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगर बात कर ले कि जो ब्रिटेन है, यहाँ से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, अगर ये पूछे संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, मंत्रिमंडल लिया गया है, वित्त शासन लिया गया है, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से ही हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। कौन से देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? तो यूके। क्या है? यूके जो है, यहाँ पर संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आप सभी को पता होगा कि त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ खड़े हुए थे अध्यक्ष के पद पर, तो वो जीत गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यहाँ पर मेरी हार है। जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी से कहा, आपको कांग्रेस को आपकी ज़्यादा आवश्यकता है, मेरी नहीं है। तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और जब इन्होंने अध्यक्ष के पद को छोड़ा था तो इनके स्थान पर कौन अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो राइट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालक समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय का आप सभी को पता ही होगा कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। और संघ समिति की कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। आगे देखते हैं। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय नाम हो गया है। नेक्स्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो राइट आंसर क्या है? यूको बैंक की। किसे? यूको बैंक की टैगलाइन है। ग्रेट रेवोल्यूशन किसके लिए है? ग्रेट रेवोल्यूशन जो है किसके लिए है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उर्वरक उत्पादन के लिए। किसके लिए है? उर्वरक उत्पादन के लिए है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बात कर लें यहाँ पर जो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है, यह महात्मा ज्योतिबा फूले गोविंदराव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम आप याद कर ले बस। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक किस भाषा में है? तो यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई है। यह उनके आखिरी लिखे गए किताबों में से एक थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे यशवंत फूले ने साल 1891 में इसे प्रकाशित कराया था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
महात्मा ज्योतिबा फूले की कौन सी पुस्तक है जिसे उनके पुत्र ने प्रकाशित किया? तो कौन सा है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जो है इसे किया था। अगर इससे रिलेटेड और पॉइंट देखें यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, तो यह किताब फूले के धार्मिक विचारों का सार है। क्या है? धार्मिक विचारों का सार है। इस किताब की रचना जो है संवादात्मक है। इसमें धर्म, पाप, पुण्य जैसे विषयों पर अलग अलग लोगों ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब दिए गए हैं। आखिरी समय में फूले को जो एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उन्होंने इसे बाएं हाथ से लिखा था। किस हाथ से? बाएं हाथ से। नेक्स्ट, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं? भक्त प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं? तो बात कर लें कि भक्त कुलकर्णी जो हैं ये एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। क्या है? ये शतरंज खेल से संबंधित है। इन्हें 2012 में महिला ग्रैंड मास्टर और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का फील्ड खिताब मिला। शतरंज में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। अगर बात कर लें भक्त कुलकर्णी जी का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1992 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोहन मान सिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? सोहन मान सिंह जो है इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? तो सोहन मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम तथा उड़ीसी नृत्य की गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। उन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? 2003। अगर बात कर लें यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है और मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? तो ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है? नेहा कक्कड़। और आप सभी को बता दें कि अभी जो आप सभी का जो RPF SI का पेपर हुआ था, किसका? RPF SI का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। इस संगीत के इस गाना के गायक कौन है, ये पूछा गया था। तो बादशाह हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 46। किस में की गई है? अनुच्छेद 46। अगर बात कर लें कि अनुच्छेद 46 किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। किस में है? भाग 4। और ये DPSP का अनुच्छेद है, ये भी आप याद रखिएगा। किसका है? DPSP। अगर बात कर लें कि DPSP को हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से करार किया गया है, इसे किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, इसकी बात करें तो बात कर लें DPSP, तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड से हमारे भारतीय संविधान में लाया गया। इसे भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। किससे? 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? एशियाई खेल 2023 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत और लवलीना जो थी ये एशियाई खेल 2023 में ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में हुई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका मकसद जो है ग्रामीण गरीबी को ख़त्म करना और गरीबों को आजीविका के लिए सहायता देना है। ये आप याद रखें। इस मिशन के तहत गरीबों को औपचारिक क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। आजीविका के विधिकरण और मजबूती के लिए समर्थन दिया जाता है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक सेवाओं और इंटाइटेलमेंट तक पहुंच मुहैया कराई जाती है।
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सामुदायिक संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधन दिए जाते हैं। इस मिशन के तहत पात्र गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? तो अतिशी थी। कौन थी? अतिशी थी। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये किसके मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना, इसलिए इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख बांध बनाए गए थे, भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, दामोदर बांध है, ये सब बांध भी बनाए गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 56 से 61 तक चली थी। और बात कर लें किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये महानिवलिस मॉडल पर आधारित थी और ये जो है उद्योगों पर आधारित थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लड में मौजूद जल की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? ब्लड में मौजूद जल की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? क्रिस्टल जल कहा जाता है। क्या? क्रिस्टल जल कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। और क्या ये क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन ऑफ डे है। क्या है? क्वेश्चन ऑफ डे है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोहग बिहू किस समय मनाया जाता है? बोहग बिहू जो है यह किस समय मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, आप सभी को यह भी बताना है कि आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आप सभी को मतलब वीडियो की आवश्यकता है, ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।